अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अपने इस चैप्टर में हम सवालात का अयादा इस हिस्से को शुरू किए हुए हैं और अपने पिछले लेक्चर में हमने 3 सवालात यानी कि 13.5, 13.6 और 13.7 को हल करना सीखा। आज के लेक्चर में इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद 3 सवालात यानी कि 13.8, 13.9 और 13.10 को हल करना सीखेंगे। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के इन सब सवालात के हल को जानने के लिए, सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे सवाल नंबर 13.8 से, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि कूलम के इलेक्ट्रोस्टैटिक के कानून की वजाहत करें, नेज़ इसको हिसाबी शक्ल में लिखें। ये वाला जो सवाल है ये एक तफसीली सवाल है और आप इसका जवाब भी तफसील में देंगे। तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले तो हमें तारुफ पता होना चाहिए कि ये कूलम का कानून किन हालात के पेश नज़र दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि जो कूलम का कानून है ये सन 1785 ईस्वी में पेश किया गया। इस कानून को पेश करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो साइंसदान थे, चूँकि कूलम है तो इसका मतलब है कूलम ही होंगे, लेकिन इनका पूरा नाम था चार्ल्स कूलम। अब ये जो चार्ल्स कूलम थे ये एक फ्रांसीसी साइंसदान थे। चार्ल्स कूलम ने ये जो कूलम का कानून दिया, ये कानून कहलाता है एम्पिरिकल कानून। अब एम्पिरिकल कानून क्या होता है? एम्पिरिकल कानून एक ऐसा कानून होता है कि जो तजर्बात से अखज़ किया जाए। अमूमी तौर पे जब कोई भी कानून दिया जाता है तो पहले उसकी थ्योरी बनाई जाती है, फिर उस थ्योरी का तजर्बा किया जाता है। लेकिन अगर इससे उलट केस हो जाए, सूरत हाल इससे उलट हो जाए, यानी कि पहले तजर्बा किया जाए और उस तजर्बे से कोई कानून बनाया जाए, कोई थ्योरी बनाई जाए, तो ऐसे कानून को हम नाम देते हैं एम्पिरिकल कानून। और ये भी याद रखिएगा कि ये वाला जो कानून है यानी कि कूलम का कानून, ये सिर्फ और सिर्फ साकिन और पॉइंट चार्जेस पर लागू होता है। इसके अलावा अगर चार्जेस मूव कर रहे हो, हरकत कर रहे हो, या चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस ना हो बल्कि बहुत बड़े साइज के चार्जेस हों, तो उस पे कूलम के कानून का इतलाक नहीं किया जा सकता। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या हैं इसको भी समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 2 चार्जेस पड़े हुए हैं कुछ इस तरह से। फ़र्ज़ करें एक की पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है दरमियान का, उसको मैं कहूँगा, फ़र्ज़ करें कि ये फासला r है। अब देखें कि ये जो फासला है दोनों चार्जेस के दरमियान, ये इनके साइज़ के मुकाबले में बहुत बड़ा है। तो ऐसे चार्जेस कि जिनमें फासला उनके साइज़ से बहुत ज़्यादा हो, ऐसे चार्जेस को हम नाम देते हैं पॉइंट चार्जेस का। और साकिन चार्जेस, साकिन का मतलब है कि जो चीज़ हरकत ना कर रही हो, तो अगर ये चार्जेस अपनी ही जगह पे रुके हुए हैं, इसी जगह पे रहेंगे, तो ऐसे चार्जेस को हम नाम देंगे साकिन चार्जेस का। तो चलें, अब ये अगर आपको तारुफ समझ में आ गया है तो हम कूलम के कानून की जो इबारत है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे कूलम के कानून का, कूलम के कानून की। अब कूलम का कानून क्या कहता है जी? वो कहता है 2 पॉइंट चार्जेस के माबैन कशिश या
दफा की फोर्स उन चार्जेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके माबैन फासले के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये लिखी गई जी इबारत। अब अगर इबारत को गौर से देखा जाए तो यहाँ पे दो तरह के ताल्लुक वाज़ेह होंगे। एक तो वो ताल्लुक जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक वो ताल्लुक जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि चार्जेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ़र्ज़ करें कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जिसको मैं लिखूंगा Q1 ज़रब Q2। और जो दूसरी चीज़ है उसने कहा है कि जो कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? इनके माबैन फासले के मुरब्बे के। तो फासला जी है R, लेकिन R नहीं, R के मुरब्बे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो चीज़ थी ये अखज़ की चार्ल्स कूलम ने अपने तजर्बात से। अब चलें मैं इसको दे देता हूँ नाम मसावात नंबर 1 का। ये आ गई हमारे पास मसावात नंबर 2। अब अगर मसावात 1 और मसावात 2 को मिलाया जाए तो हमारे पास एक नई मसावात हासिल होगी, जिसको हम लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बटा R का मुरब्बा। तो इस तरह से हमारी दोनों जो अलग अलग मसावात लिखी हुई थी हमने उनको एक ही मसावात में इकट्ठा कर दिया है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी मसावात में प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत ख़त्म करनी हो तो हमारे पास दो चीज़ें मुतारिफ़ करवाई जाती हैं। एक तो ये बराबर का साइन और साथ में आता है एक कांस्टेंट। बाकी चीज़ वैसे की वैसी ही लिखी रहेगी। तो ये है जी कूलम के कानून की हिसाबी शक्ल। अब कूलम का कानून तो हम लिख चुके हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो K है ये क्या है। तो याद रखिएगा कि ये जो K है इस K को कहा जाता है कूलम कांस्टेंट, और इस कूलम कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो इस कूलम कांस्टेंट का इन्हिसार कुछ अवामिल पर होता है। चलें वो भी देख लेते हैं कि कूलम कांस्टेंट किन किन अवामिल पर मुनहसिर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अवामिल, और हम देखेंगे कि कूलम कांस्टेंट किन किन अवामिल पर मुनहसिर है। तो उसमें से याद रखिएगा जो सबसे पहला जुज़ है कि जिसके ऊपर कूलम कांस्टेंट मुनहसिर होता है, इन्हिसार कर रहा होता है, वो है चार्जेस के माबैन मीडियम, कि इन दो चार्जेस के दरमियान क्या चीज़ मौजूद है, क्या खला है, क्या हवा है, या इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर आ गया, या इन दो चार्जेस के दरमियान कोई जर्मेनियम की शीट आ गई, या इन दो चार्जेस के दरमियान कोई और शीट आप रख दें। तो अगर इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दिया जाए तो उस मीडियम के तब्दील करने से इस K की कीमत भी तब्दील हो जाती है। तो एक तो जुज़ ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया कि जिस पे K यानी कि कूलम कांस्टेंट मुनहसिर होता है। दूसरा जो फैक्टर है कि जिस पे कूलम कांस्टेंट मुनहसिर होता है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हम K के जो वैल्यू निकालना चाहते हैं उसके लिए हम यूनिट कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसको मज़ीद समझना चाहते हैं तो हम चूंकि कह रहे हैं कि K कूलम कांस्टेंट है, तो अगर मैं K के लिए मसावात बनाऊं तो ये मसावात कुछ इस तरह से बनेगी कि K बराबर है F R का मुरब्बा बटा Q1 और Q2 यहाँ पे ज़रब खा रहे हैं, इधर आके तकसीम हो जाएंगे। तो मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सिर्फ इस मसावात को और तरतीब देने से कूलम कांस्टेंट अखज़ कर लिया।
अब अगर मैं इस फोर्स का यूनिट न्यूटन में लूँ, इसको मैं मीटर में लूँ, Q1 और Q2 को मैं कूलम के अंदर लिखूं, तो K की जो कीमत आती है वो आती है 9 ज़रब 10 की ताकत 9, और इसके यूनिट निकालने के लिए फोर्स का यूनिट क्या है जी, न्यूटन, R का यूनिट क्या है, मीटर। अब चूंकि मुरब्बा है तो मीटर का मुरब्बा आ जाएगा, बटा Q1 का यूनिट है जी कूलम, Q2 का यूनिट भी है कूलम, तो ये आ जाएगा कूलम का मुरब्बा। यानी कि हम कह सकते हैं K बराबर है 9 ज़रब 10 की ताकत 9 न्यूटन मुरब्बा मीटर फी कूलम मीटर। तो इस तरह से हम K की वैल्यू अखज़ कर चुके हैं। लेकिन ये K की वैल्यू किस मीडियम के लिए है, तो याद रखिएगा कि ये जो K की वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है वो होगी खला के लिए, जिसे आप वैक्यूम के नाम से भी जानते हैं। खला का मतलब है कुछ भी नहीं, यानी कि अगर इन दो चार्जेस के दरमियान कोई भी चीज़ हायल नहीं है तो K की वैल्यू होगी 9 ज़रब 10 की ताकत 9 न्यूटन मुरब्बा मीटर फी कूलम मीटर। लेकिन अगर इन दो चार्जेस के दरमियान फ़र्ज़ करें कि मैं एक प्लास्टिक की शीट रख देता हूं, तो प्लास्टिक की शीट रख देने से अब लगने वाली फोर्स थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर मीडियम रख देता हूं, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूं, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है इंसुलेटर, अगर मैं वो वाला मीडियम रख दूंगा तो उस मीडियम के रखने से कूलम की फोर्स में कमी रूनुमा हो जाएगी। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं। हम कहेंगे कि अगर मीडियम रख दिया जाए तो मीडियम के रख देने से K की वैल्यू कम होती है, और K की वैल्यू कम होने से फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने कूलम के कानून के लिहाज से सारी की सारी बता दी हैं, सारी की सारी वजाहत कूलम के कानून की भी कर दी, इस कूलम कांस्टेंट की भी कर दी, और हमने देख लिया कि कूलम के कानून की हिसाबी शक्ल क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक तफसीली जो सवाल है, इसका जवाब जो मैंने आपके सामने रखा है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह से इसको नोट्स बनाएं, और इसी तरह से आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में जब ये पूछा जाएगा तो इसी तरह से आपने लिख देना है, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो चलें, अगर इस बात की समझ आ गई है तो हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी, तो हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के दूसरे सवाल की जानिब। दूसरे सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है। तो इसको समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक चार्ज है, और ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और इसको मैं Q का नाम दे रहा हूँ। अगर इस चार्ज Q के पास मैं एक चार्ज मज़ीद लेके आता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा टेस्ट चार्ज, और मैंने लेक्चर्स के दौरान ये बात आपको बताई है कि टेस्ट चार्ज अमूमी तौर पे पॉजिटिव लिया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, और जो चार्ज है सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव है। अब हम जानते हैं कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे पे दफ़ा की फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला चार्ज Q इस Q नोट पे एक दफ़ा की फोर्स लगाएगा और इसको अपने से दूर धकेलने की कोशिश करेगा। अब अगर मैं इस चार्ज Q नोट यानी कि टेस्ट चार्ज को इसके करीब लेके आता जाऊंगा तो फोर्स की मिकदार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इस चार्ज Q नोट को दूर करता करता किसी ऐसे मुकाम पे ले जाऊं, ये Q नोट आ गया कि अब चार्ज Q की वजह से चार्ज Q नोट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज Q ने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी बाउंड्री बनाई हुई है, एक ऐसी बाड़ लगाई हुई है कि अगर वो इस बाउंड्री के अंदर आएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, और अगर इस बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा तो इस पे फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ करें कि ये वो कोई बाउंड्री है कि जिसके गिर्द ये चार्ज Q दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। अगर ये चार्ज Q को मैं दोबारा पास लेके आता जाऊंगा जब तक यहाँ तक हूँ, बाउंड्री से बाहर हूँ, बाउंड्री से बाहर हूँ, तो इसका मतलब है कि चार्ज Q का कोई भी असर चार्ज Q नोट महसूस नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही मैं चार्ज Q नोट को इस बाउंड्री लाइन से अंदर लेके आऊँगा तो चार्ज Q नोट पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ख़ास जगह है जहाँ पे चार्ज Q
Q नोट पे फोर्स लगा सकता है। वही हिस्सा कि जिसके अंदर चार्ज Q नोट पे फोर्स लगा सके उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। फील्ड का मतलब ही हिस्सा, जगह, मैदान। तो इसका मतलब कि वो हिस्सा कि जहाँ पे चार्ज Q नोट पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलें क्यों ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ लिख लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद वो जगह है जिस पर ये दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो ये तो हमने तारीफ लिख ली इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे उसका भी हमने इयादा कर लिया। अब बारी है मज़ीद एक कदम आगे बढ़े और हम तारीफ़ करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर क्या है और इसको किस तरह से बयान किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप हेडिंग दे लें। तो ये लें जी, हेडिंग भी दे ली गई। अब बारी है कि हम इसकी वजाहत की तरफ आएँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का अगर उर्दू मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है शिद्दत, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी शिद्दत से लग रही है। और इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे लग रही है? टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की शिद्दत लग रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने वो शिद्दत देखनी है जो चार्ज Q टेस्ट चार्ज पे लगा रहा है। तो उसको हम कहेंगे कि एक यूनिट चार्ज पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि खला में किसी भी मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एक तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दूसरा हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको E के ज़रिए से लिखा जाता है, वो बराबर होगी फोर्स जो लग रही है टेस्ट चार्ज Q नोट के ऊपर। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला भी लिखने में कामयाब हो गए। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आपको यूनिट निकालने हैं तो आप जानते हैं फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या बन गए जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट बन गए न्यूटन फी कूलम। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी आपने जितनी भी बातें सीखनी थी वो सीख चुके हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, हम बढ़ चुके हैं आज के इस तीसरे सवाल की जानिब। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर मिकदार है? अगर तो वेक्टर है
तो इसकी सिमत क्या होगी। तो बजाय इसके कि हम पहले ही यह फैसला कर लें कि क्या ये वेक्टर मिकदार है या स्केलर मिकदार है, क्यों ना हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है फोर्स जो लगाई जाती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज पे। अब चूंकि फोर्स आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर जब स्केलर से तकसीम होगा तो जवाब भी वेक्टर आएगा, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर मिकदार है। तो पहले तो हम ये लिख देंगे कि जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर मिकदार है। आधा जवाब तो हम दे चुके हैं, अब बताना है कि वेक्टर है तो इसकी सिमत क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर ऐसी मिकदार को कहते हैं कि जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी सिमत का तयन भी किया जाता है। तो चलें इसकी सिमत बताने के लिए हम कहेंगे कि जो सिमत इस फोर्स की होगी वही सिमत इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमत वही होगी जो कि फोर्स की सिमत होगी। तो ये लें जी, इसी के साथ हमारा यह सवाल भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में सिखाए गए ये 3 सवालात 13.8, 13.9 और 13.10 आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। आपने इन तमाम सवालात के नोट्स बनाते चले जाने हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप अपने नोट से हेल्प ले सकें। आइंदा सवालात हम देखेंगे आइंदा वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।